वेलकम टू एचपीएम। आज हम लोग जो है भाग 4 देखेंगे, चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। भाग 3 में हम परिभाषा के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम देखेंगे गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा होता क्या है। तो इसको जानने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें पता है कि मान लीजिए कोई द्रव पदार्थ है, यदि उसे हम गर्म करते हैं, बाहर से अगर हीट देते हैं या उष्मा देते हैं, तो हम देखते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अगर मान लीजिए हम 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, चाहे 25 से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, यानी मैक्सिमम जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब तक पानी बॉइलिंग पॉइंट आ ना जाए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद का तापमान जो है कांस्टेंट हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। ऐसा क्या होता है? तो इसी बात को हम समझने के लिए जो टर्म आया है गुप्त ऊष्मा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में आप देखते हैं कि यह तापमान नियंत्रण हो जाता है। तो इस ऊष्मा को जो हम देते हैं उसका उपयोग कहाँ होता होगा? यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो लिक्विड होता है वो किस में बदल रहा होता है? गैस में। तो अब द्रव जो है गैस में बदल रहा होता है, उस समय उसे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम और आंतरिक स्तर पर अध्ययन करेंगे तो जो द्रव होता है, हमने आपको बताया था कि द्रव होता है वो अंतराणविक कणों से मिलकर बना होता है, चाहे ठोस या द्रव या गैस। तो इन कणों के बीच में आप देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इन्हें तोड़ने के लिए, जब तक ये नहीं टूटेंगे तब तक ये गैस के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। तो इन्हें तोड़ने के लिए हमें इनको जो है ऊष्मा देना पड़ता है। तो ये ऊष्मा, इस ऊष्मा का उपयोग करके इनके बीच का जो आकर्षण होता है, इन कणों के बीच का जो आकर्षण होता है, ये आसानी से टूट जाता है। तो यही कारण आप देखते हैं कि 100 डिग्री के बाद में इसका तापमान नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग जो है आपस में आकर्षण को तोड़ने के लिए करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें और तरीके से इसका अध्ययन करना हो तो एक उदाहरण माध्यम से और समझ सकते हैं। जैसे मेल्टिंग है, दूसरा वेपोराइजेशन। बर्फ लेते हैं, आइस का टुकड़ा लेते हैं, तो आइस का टुकड़ा एक प्रकार का क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड किसमें बदलेगा? लिक्विड में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। प्रक्रिया वही रहेगी, यानी इससे बाहर से ऊष्मा मिलेगी, जो ठोस होंगे, जो कण होंगे, उनके बीच का जो आकर्षण होगा, उस आकर्षण को तोड़ने के लिए उस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। अर्थात ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम बर्फ को लिक्विड द्रव में बदल दे, यानी उस ऊष्मा का उपयोग करके हम बर्फ से किसमें बदलते हैं? द्रव में, यानी ठोस से लिक्विड में बदलते हैं या द्रव में बदलते हैं। अब वेपोराइजेशन की बात करेंगे, इसमें भी यही होता है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम गिवन दिया गया है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए होगा। जैसे आप वाटर ले सकते हैं या और तरल पदार्थ ले सकते हैं, तो सबके लिए ऊष्मा का मान समान नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। लेकिन जो दिया रहेगा उसमें, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम गिवन लिक्विड दिया गया द्रव जो गैस में बदल जाए। तो इस लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, यानी ये जो लिक्विड होता है, अगर हम इसे बाहर से ऊष्मा देते हैं तो वह ऊष्मा का उपयोग इसे क्या करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने में खर्च होता है। तो इस ऊष्मा को हम कहते हैं